हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस ऑनलाइन सीरीज़ में, ऑनलाइन एपिसोड में हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कल हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सीआरएम का। लास्ट एपिसोड में हमने इसको बेसिक से समझा था कि क्या सीआरएम होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कल ये अपने लास्ट वीडियो में ये एक पूरा का पूरा चार्ट देखा था जिसमें सीआरएम से रिलेटेड फैक्टर्स को समझा था। आज इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो सीआरएम में एग्जैक्टली वर्क करते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला, जैसे कि बताया था, सीआरएम के हिस्से में जो आता है एनालिटिक्स होता है। तो एनालिटिक्स में एग्जैक्टली अगर कभी से आपको डेफिनेशन पूछा जाए या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट पूछ लिया जाए कि क्या इसके अंदर वो आता है, तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन पता होगी, एग्जैक्टली इसके इंक्लूड में होने वाली चीज़ें पता होंगी, तभी आप उन चीज़ों को बता पाएंगे। जैसे कि एनालिटिक्स की बात करें तो एनालिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, handling and representing the data in various graphical formats such as the charts, tables, ट्रेंड्स etc। एग्जैक्टली होता क्या है कि एनालिटिक्स में हम लोग कोई भी डेटा जो हमारे पास में कलेक्ट होता है, जैसे कल लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि जो कस्टमर का डेटा हमारे पास है उन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, उनको विश्लेषण करते हैं, हिंदी में बोलने तो विश्लेषण करते हैं, बट उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके से। कैसे कि जो हमारे पास डेटा उस हैंडलिंग है, जो हमारे पास उसको हम रखने का तरीका है, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं उन डेटा को, सभी चीज़ों को वेरियस ग्राफिकल फॉर्मेट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना इस पॉइंट पे और इसको नोट भी कर लेना आप अलग से कि किस फॉर्मेट में हम इसे देखते हैं, ग्राफिकल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि जब किसी चीज़ की ग्रोथ दिखाई जाती है तो ग्राफ से दिखाई जाती है, ऐसे करके ग्राफ बता देता है कि ये अप हो रहा है, या अगर वो कोई चीज़ डाउन हो रही तो डाउन करके दिखाई दे जाता है। इसी तरह से प्रोडक्शन के बारे में भी बताते हैं, किसी कंपनी का ग्रोथ जो है वो हमेशा किसी ग्राफ से दिखाते हैं, या चार्ट से, या फिर टेबल से, इस तरीके की चीज़ों को रखते हैं। या फिर इसको ट्रेंड से दिखा सकते हैं कि एक लाइन के साथ में इसको अप डाउन करता हुआ कुछ ऐसा बता देते हैं कि ट्रेंडिंग कर रहा है या नहीं, इस टाइप से। तो ये जो फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं ये सभी एनालिटिक्स के अंदर आते हैं, और एनालिटिक्स में इन्हीं चीज़ों को विश्लेषण करने के बाद कंपैरिजन किया जाता है कि पिछले रिकॉर्ड के कंपेयर में हमारा अब का रिकॉर्ड कैसा है। आप कोई अगर कंपनी स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी को आप प्रोग्रेस में ले जाएंगे, बट आप हर महीने की जो सेल हो रही है उन सेल को कंपेयर करेंगे कि आपका सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्टेबल है, ये तीनों कंडीशन देखेंगे। मान लीजिए कि आपने सेल इस महीने में कुछ की, अगले महीने में बढ़ी, बट नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि वो बढ़ी नहीं, बिल्कुल स्टेबल रही, जितना इस महीने में था उतना इस महीने में सेल रहा, फिर अगले महीने में वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन चीज़ों को आप देखोगे किसी एनालिटिक के थ्रू, और उनको फिर उसके बाद उसमें जो भी कमियां हो रही, जो इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी आप उसे करोगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो एनालिटिक्स बेसिकली इन चीज़ों में है जो ग्राफ में, टेबल चार्ट्स के अंतर्गत हमें चीज़ों को समझाता है। नेक्स्ट बिजनेस रिपोर्टिंग था। बिजनेस रिपोर्टिंग क्या होता है कि इंक्लूड्स एक्यूरेट रिपोर्ट्स ऑफ सेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल्स की जो एक्यूरेट रिपोर्ट है उसे ये दिखाता है। अब मैं कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ग्लोबल तौर पे सेल कर रहा हूँ, अगर ग्लोबल नहीं, केवल समझ लेते हैं कि नेशनल तौर पे मैं सेल कर रहा हूँ, इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स में मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मेरा कोई प्रोडक्ट अगर किसी भी पूरे के पूरे स्टेट में अगर सेल हो रहा है तो एग्जैक्टली किस स्टेट में मेरी सेल ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, इन चीज़ों को मुझे एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए होगा। मान लीजिए कि मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे एमपी है, एमपी में मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो सेल किया वो वहाँ पे 1 लाख पीसेस का है, केवल 1 लाख पीसेस। लेकिन सपोज़ कि वही चीज़, सेम चीज़ जो है अगर मैं बिहार में बेच रहा हूँ तो वहाँ पे उनके जो पीसेस बिक रहे हैं, यानी कि उनके नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बिक रही है, जितने पार्ट बिक रहे हैं वो यहाँ पे केवल 30,000 हैं। तो ये जो डेटा डिफरेंसेस आ रहा है, तो मैं इससे पता करूँगा कि यहाँ पे मुझे फोर्स करने की ज़रूरत है, फोकस या नहीं, इन सब चीज़ों से। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि एक्यूरेट रिपोर्ट्स को हम लोग सेल्स को इकट्ठा करते हैं, कस्टमर केयर के डेटा को इकट्ठा करते हैं बिजनेस रिपोर्ट में, कि कस्टमर ने हमारे फेवर में कोई भी बात बोला है, अगेंस्ट में बोला है, उसने क्या व्यूज़ दिए हैं, क्या उसने रेटिंग दी है हमारी कंपनी को, ये सारी चीज़ें। और मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने जो भी अपना खर्चा किया है या मार्केटिंग मैंने की है अपने बिज़नेस के लिए, उन सारी रिपोर्ट्स को मैं ऑथेंटिक रूप से, यानी आधिकारिक रूप से जो सही रिपोर्ट होनी चाहिए, उनको इकट्ठा करते हैं। तो बिज़नेस रिपोर्टिंग में एग्जैक्टली इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, कस्टमर केयर की रिपोर्ट्स, सेल्स की,
एंड मार्केटिंग की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बिजनेस रिपोर्टिंग कंसिस्ट, या कभी कह दिया जाए हिंदी में कि बिजनेस रिपोर्टिंग में क्या सम्मिलित है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या सम्मिलित है। और अगर कह दिया कि क्या सम्मिलित नहीं है, तो जो आपको पता है कि सम्मिलित होता है, इसके अतिरिक्त अगर कोई ऑप्शन दिया होगा तो वो नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कस्टमर सर्विस, इसमें कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं। कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड सेंडिंग द फॉलोइंग कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली जो संबंधित इसका विभाग होता है, उससे संबंधित जो भी इसके डेटा होते हैं कस्टमर के संबंध में, उनकी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है, इन्फॉर्म को और सारी चीज़ों को अपने पास रखता है। लेकिन कौन कौन से डेटा होंगे? सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, सच एज द नेम, एड्रेस, एज, ETC। तो ये सारी चीज़ें डेटा इकट्ठी होती हैं। आप नोटिस करते हो कि कभी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो जब मोबाइल में, अब भले ही आप उस ऐप को डाउनलोड करने के कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद डिलीट कर दो, लेकिन जब आप उसे डाउनलोड करते हो तो कई चीज़ें होती हैं। पहला, आपसे कई बार उसमें स्टार्टिंग में कुछ एंट्री फिल कराई जाती है, जैसे नेम है, एड्रेस है, आपका एज है, ये सारी चीज़ें फिल कराई जाती हैं। तो वो जो डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है वो कंपनी उसको यूज़ में लाती है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें फैक्टर करती हैं कि नेम से पता चलता है, जेंडर से पता चलता है कि आपके किस चीज़ों का ऐड दिखाना चाहिए। अभी मान लीजिए सपोज़ कि आप जेंट्स हैं, तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट उसको जाहिर से थोड़ी चीज़ों का पता चल जाएगा कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो नहीं देखोगे, ये 1% हो सकता है कोई देखता हो, वो अलग बात है। बट मोस्टली क्या होगा, कंपनी के मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचेगा तो एग्जैक्टली वो वैसे ही प्रोडक्ट आपको दिखाएगा जो जेंट्स को ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद में दूसरा उसने क्या किया, आपका एड्रेस लिया। एड्रेस से क्या चीज़ें होती हैं कि आपके लोकेलिटी का पता चलता है कि उस एरिया में कौन सी चीज़ पॉपुलर हो सकती है। अगर वो कोई भी मान लीजिए एड्रेस लिया उसने नॉर्थ इंडिया का, और कोई भी आप सपोज़ प्रोडक्ट बेच रहा है आपको साउथ इंडिया का, और बेसिकली नॉर्थ इंडिया में वो यूज़ नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट उसके लिए यूज़लेस होगा। तो ऐसे में आपके एड्रेस उसके कंपनी के लिए हेल्प करता है उसको सही प्रोडक्ट का एक ऐड दिखाने के लिए या फिर सेल्स के लिए। फिर इसके अलावा एज सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि एज का। अब एज फैक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि कोई भी 90 के एज का है या 80 के एज का है, तो उसको कंपनी जो है ऐड दिखाएगी, तो उस एज को ध्यान में रखते हुए कि आदमी की बाइंग जो क्वालिटी है क्या होगी और चीज़ों को कौन कौन सा वो ले सकता है। लेकिन इसी जगह पे अगर कोई 15 से 20 ईयर का है या फिर 20 से 30 ईयर के एज ग्रुप में आता है, तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग उसको ऐड दिखाती है या फिर कस्टमर टारगेट करने की कोशिश करती है। तो ये सारे फोकस होते हैं जो एज से रिलेटेड भी होते हैं, कंपनी से करती है, तो ये डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। दूसरा, प्रीवियस परचेजेस पैटर्न। अब आपने अगर पिछली बार कुछ भी परचेज़ किया है, कोई भी चीज़ परचेज की है, तो उससे आइडिया कंपनी लगाती है कि आपका इंटरेस्ट बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट में है, मे बी कि आप अगली बार ऐसे प्रोडक्ट को दोबारा से खरीदोगे। तो कंपनी ध्यान रखती कुछ पिछले जो खरीदारी आपने की है उसके आधार पे डेटा कलेक्ट करके आपको वैसे ही ऐड दिखाने के लिए वो प्रिपेयर करेगी अपनी टीम को। तो कस्टमर सर्विस में ये चीज़ भी कलेक्ट की जाती है। द नेक्स्ट वन होता है रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। आप मान लीजिए कि मोबाइल पे आपने कोई भी सर्च मारा, सबसे पहले मान लीजिए कि आपने शेविंग के लिए ट्रिमर का सर्च किया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ट्रिमर सर्च करते ही आपकी रिक्वायरमेंट कंपनी को पता चल जाएगी आपको ट्रिमर की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने उस डे में नहीं खरीदा उसे, लेकिन आप एक हफ्ते तक अगर नहीं खरीद रहे हैं तो एक हफ्ते तक लगातार आपको उसके कंटिन्यूसली ऐड आते रहेंगे। फिर इसके बाद प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस में क्या है कि आपने पर्टिकुलर किसी खास कंपनी का ही एक जो है ट्रिमर खरीदने की कोशिश की, कोई भी कंपनी आपने एंट्री मारी और वो उस चीज़ को ध्यान में रखा कंपनी ने, तो जो ऐड एजेंसीज़ हैं वो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे क्या है कि आपको उसकी पैरेलल जो भी क्वालिटी वाली कंपनियां हैं उनके एड्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें कंपनी इकट्ठा करती है कस्टमर सर्विस से, कि जो उसके लिए हेल्पफुल होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही हम चीज़ें समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वो फैक्टर्स काम करने वाले होते हैं। द नेक्स्ट वन में भी कि कंप्लेंट्स एंड सजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कस्टमर से कलेक्ट करने वाला डेटा। कि कंपनी क्या होती है कि सबसे पहले आपके कंप्लेंट्स को कलेक्ट करती है। अब कंप्लेंट्स कई तरह का हो सकता है। मान लीजिए कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब कंप्लेन हो सकती है उसकी सर्विस में, कंप्लेन हो सकती है उसकी सर्विस जो एक बैकअप सर्विस दे रहे हैं उसमें, यानी कि ऑन साइट सर्विस दे रहे हैं, या हो सकता है कि प्रोडक्ट में कोई कमी हो, किस तरह की कमी आपको मतलब कंप्लेन आ रही है कंपनी के पास में, उनके हिसाब से वो अपना स्ट्रैटेजी तैयार करती है कंपनी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कस्टमर सर्विस के अंतर्गत, इसको डेटा को इकट्ठा किया जाता है जिसमें कंप्लेंट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सजेशंस। अगर आपको कोई भी चीज़ सजेशन देनी होती है किसी कंपनी को, तो कंपनी उसको बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि कोई भी अगर सीरियस कस्टमर है,
वो हमको अगर किसी चीज़ के लिए सजेस्ट कर रहा है तो कंपनी को जब एक सही समय मिलेगा तब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल एग्री रहेगी और वो उसी सिरे से उस तरीके से वो सोच कर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। तो ये डेटा कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड डेटा होता है। तो CRM से रिलेटेड ये तीनों पॉइंट्स हैं जिनको कंपनी ध्यान में रखती है और कलेक्ट करती है। इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको भी चलिए देखते हैं अब यहाँ पर आगे। अब कंपनी जो चीज़ें कलेक्ट करती है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HR मैनेजमेंट जो है वो हिस्सा आता है CRM में। यानी कंपनी के इस प्रोडक्ट की जब बात करते हैं यानी CRM मैनेजमेंट की बात करते हैं इस फंक्शन की, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आता है, इन्वॉल्व द एम्प्लॉइंग एंड द प्लेसिंग द मोस्ट एलिजिबल ह्यूमन रिसोर्सेज एट द रिक्वायर्ड प्लेस इन द बिजनेस। एग्जैक्टली CRM में क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन, जैसे कोई कंपनी अगर है तो वो बिज़नेस को अगर बढ़ाना चाहती है तो उसके पास में अलग अलग तरह के कर्मचारी होंगे, कुछ मैनेजर होंगे, कुछ उसके सेल्स टीम होंगी, कुछ उसके बैकअप में जो है लॉयर्स होंगे या फिर लीगल चीज़ों को हैंडल करने वाले लोग होंगे, और फिर कुछ उसमें हो सकता है कि गार्ड हो और पियोन हो, इस टाइप के। तो हर एक को वो क्या करती कंपनी अलग अलग जगह पे प्लेस करती है, और जो मोस्ट एलिजिबल ह्यूमन रिसोर्स होता है यानी कि जो योग्य लोग हैं उनको कंपनी उस तरह से रखती है जहाँ पर रिक्वायर्ड प्लेस हो, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है बिज़नेस में उस जगह पर। तो कंपनी का मोटो सिर्फ इतना है, अपने आप को बेनिफिट में लाना, लेकिन उसको तरीका क्या अपनाएगी कि ऐसे ऐसे मैनेजमेंट करेगी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में जो आदमी के अंदर स्किल है, क्षमता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जा सके जो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो CRM में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का डेटा भी जो है वो होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट है लीड मैनेजमेंट। अब लीड मैनेजमेंट में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स द कीपिंग अ ट्रैक of sales and leads and the distribution, managing the campaigns, designing customize the forms and finalizing the mailing list and studying the purchase of the pattern of the customer। एग्जैक्टली अब क्या होता है लीड मैनेजमेंट में कि अगर उसको कंपनी को किसी के विषय में पता चला कि ये हमारा कोई पोटेंशियल कस्टमर होने वाला है या हमारा कोई फ्यूचर कस्टमर होने वाला है, तो वो क्या करती है कि सबसे पहले सेल्स लीड को यानी सेल्स टीम को ये एक टीम को जो है इंस्ट्रक्ट कर देती है कि आपको ये चीज़ करना है, और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजिंग करनी है कैंपेन्स को। सबसे पहले कैंपेन्स चलाती हैं कंपनियां जब किसी कस्टमर की तरफ अट्रैक्ट करना होता है किसी मार्केट में। मान लीजिए पर्टिकुलर जगह पे कोई कंपनी आई तो वहाँ पे सबसे पहले वो कैंपेन लेके आती है। उसे पता चला कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो वो कंपनी क्या करेगी, वहाँ पे कैंपेन चलाएगी। और कैंपेन में क्या करेगी, हो सकता है कि उस जगह पर रोड के आसपास जगह जगह पर बैनर होल्डिंग लगवा दे। इसके अलावा हो सकता है कि जगह पर कैनोपी लगवा दे, छोटा सा एक कैंप लगाकर वहाँ पर कुछ टीम अपनी बैठा कर उसका एडवर्टीजमेंट करवाए। इस तरह के कैंपेन्स कुछ ना कुछ कंपनी चलाती रहती है। इसके अलावा आपको ऑफ़र देगी कुछ ना कुछ नए कि आप ये खरीदेंगे तो उसके साथ ये फ्री मिल जाएगा, या बहुत से तरीके होते हैं बाय वन गेट वन टाइप का। इसके अलावा जो है ऑफ़र 50% ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ टाइप का आपने मॉल में देखा होगा। इस तरीके के कैंपेन्स जो है काफ़ी नज़र आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में कार्ड लॉन्चिंग चलती है कि आप इस तरीके का कार्ड बनवा लेंगे तो आपको सेल्स में छूट मिलेगी या फिर आगे की परचेज में छूट मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो लीज मैनेजमेंट में जो है कंपनी ये चीज़ों को मैनेज करती है। फिर डिज़ाइनिंग कस्टमाइज फॉर्म्स। अब डिज़ाइनिंग कस्टमाइज फॉर्म में क्या होता है कि एग्जैक्टली कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसमें क्या होता है कि सभी चीज़ों को अपने लेवल से, एस्पेक्ट से उन चीज़ों को वो बनाती है, बट इसके अलावा भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को भी वो ध्यान रखती है। तो डिज़ाइनिंग कस्टमाइज फॉर्म से क्या होता है कि कंपनी को ये पता चलता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट लोगों को होने वाली है। फाइनलाइजिंग द मेलिंग लिस्ट। इसके अलावा जो मेल्स आते हैं उन लिस्टों को फाइनलाइज करना कि कौन कौन से उसके फेवर में है, कौन से उसके अगेंस्ट में, इन चीज़ों को। एंड स्टडिंग द परचेजेस पैटर्न ऑफ द कस्टमर। और कस्टमर के खरीदी गई जो पैटर्न्स हैं किसी चीज़ का परचेज पैटर्न, उसको पूरी तरह से समझना कि कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर खरीद रहा है तो किस तरह से खरीद रहा है। कस्टमर देखिए कई तरीके से होता है, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मे बी कि कस्टमर ज़्यादातर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसमें कोई ऑफर दिया जा रहा है, जैसे 50% ऑफ का, 10% ऑफ का। हो सकता है कि कस्टमर ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, और डायरेक्ट जो कोई सेल हो रही है जिसमें कोई ऑफर नहीं है उसको कम खरीद रहे हैं। मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंपनी इसको नोट करती है। फिर इसके अलावा कि बाय वन गेट वन वाले प्रोसेस जो है पैटर्न, क्या उसको कम कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा उस प्रोसेस को। तो ये सारा जो होता है स्टडी किया जाता है लीड मैनेजमेंट में, इसका डेटा इकट्ठा किया जाता है इस जगह पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसके अंदर रहता है, परचेज पैटर्न ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट वन होता है मार्केटिंग। अब ये CRM के अंतर्गत आता है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेल्स स्ट्रैटेजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्स स्ट्रैटेजी है यानी बेचने की कला जो होगी, उसकी जो एक रणनीति तैयार की जाएगी, उसमें पूरी तरह से उसको फॉर्म करना मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज़ को, और उसे इम्प्लीमेंट करना यानी मार्केट में लागू करना,
कि किस तरह से हमें किसी सेल को बढ़ाना है या किस तरह से करना। इन चीज़ों को करने के लिए कंपनी स्ट्रैटेजी तैयार करती है और फिर उसको स्टडिंग करती है एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर के तौर पे। किसी भी कस्टमर का उसे पता चलता है कि ये यहाँ पर हमारे कस्टमर बन सकते हैं या यह कस्टमर बनने की क्षमता वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए वो ऐसा मार्केटिंग का फोर्स करना शुरू कर देती इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट, ताकि वो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीद ले। अभी कोई कंपनी है कुछ बड़ी प्रोडक्ट को बेच रही है, सपोज़ कि जैसे मुझे एक फ़्लैट बेचना है और फ्लैट बेचने के लिए मुझे पता लगा कि 2 कस्टमर ऐसे मिल गए मुझे जो खरीद सकते हैं, तो सारे के सारे अगर मार्केट मैंने ऐड किया तो 100 लोग अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो हो सकता है कि 100 में सबकी कैपेसिटी नहीं हो खरीदने की। मे बी कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो नहीं खरीदना चाहता और मुझे उसके इंटरेस्ट में पता चल गया उसके डेटा का इकट्ठा करने के बाद में, लेकिन मुझे लगा कि 2 लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं जो इसको खरीद सकते हैं। तो मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी वो फोकस हो जाएगी पूरी तरह से कि इन 2 लोगों को किसी तरह से मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर दूं। तो ये जो चीज़ होती है ये कस्टमर के पोटेंशियल कस्टमर को और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो मेरे पहले से कस्टमर हैं उनको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना सेक्शन आता है मार्केटिंग में। तो ये चीज़ यहाँ पे समझेंगे। द नेक्स्ट वन है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। अब सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में क्या होता है कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन इंक्लूड द फोरकास्टिंग, रिकॉर्डिंग, सेल्स। एग्जैक्टली जो सेल्स होने वाली है उसकी फोरकास्टिंग करता है, मतलब इस समय में इतना बिक सकता है, भविष्यवाणी करना कोई भी चीज़ का। जैसे क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो कुछ कंपनियां कुछ तरीके का एक स्ट्रैटेजी तैयार करती हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा बिक जाएगा। जैसे न्यू ईयर पे अगर लॉन्च करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बिक सेल होगी, या फिर धनतेरस पे या दीपावली पे लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा सेल होगी, नॉर्मल डेज़ में नहीं होगी। या फिर कोई सीजनल हो सकता है कि समर सीज़न कर दिया, या फिर इस तरह से कर दिया कि आप ठंडी में गर्मियों वाली चीज़ खरीदेंगे उस पर ऑफ़र मिल जाएगा। तो इस तरह के कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एक ऑफ़र रख के चलती है, तो वो भविष्य एक तरीके का बना लेती है कि इस मार्केट में इस टाइम में ये चीज़ें बिक सकती हैं। उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है सेल्स फॉर ऑटोमेशन में। एंड इसके अलावा रिकॉर्डिंग द सेल्स है, सेल्स का जो पैटर्न होता है उनको रिकॉर्ड करना कि एग्जैक्टली सेल्स किस तरह की हो रही हैं, किस किस तरह की चीज़ें बिक रही हैं। और प्रोसेसिंग एंड कीपिंग द ट्रैक द पोटेंशियल इंट्रैक्शंस, एग्जैक्टली इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना कि जो कस्टमर्स उसके पास आ रहे हैं वो एग्जैक्टली किस एज ग्रुप के हैं, उनका डेटा क्या है, ये सारा फंक्शनल सारी चीज़ों को उन चीज़ों को समझने के बाद वो अपना एक रिकॉर्ड भी तैयार करते हैं कि जो सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल और कितना उन्हें देना है या किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करना है ताकि सेल उनकी बढ़े। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन की। वर्क फ्लो ऑटोमेशन इन्वॉल्व द स्ट्रीमिंग एंड द शेड्यूलिंग वेरियस प्रोसेस दैट रन्स इन पैरेलल। एग्जैक्टली ये शेड्यूल करती है उन चीज़ों को जो लगातार एक साथ सेल में चल रहे होते हैं। कोई काम जैसे मान लीजिए कि कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और साथ में कोई एक प्रोडक्ट पहले से चल रहा है, वो दोनों की सेल जो है कंपनी को एक साथ ध्यान में देकर चलना है। फिर इसके बाद स्ट्रीमलिंग कि उन्हीं चीज़ों को वो उसी के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देती है जिससे वो कंपनी पहले वाले प्रोडक्ट को जो है उसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी निकाल सके इस तरह से। और एग्जैक्टली होता क्या है इसमें कि कंपनी एक ही कॉस्ट में कई बार कोशिश करती कि एक ही मार्केट में एक ही कॉस्ट का मतलब है कि जहाँ पर उसने ऐड का जो कॉस्ट लगाया है, उस मार्केट में पहुँचने का जो कॉस्ट लगाया है, ट्रांसपोर्टिंग का लगाया है, उसी कॉस्ट में वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहती है। तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन में ये चीज़ें होती हैं कि एक ही समय में कम समय में ज़्यादा सेल बढ़ाना। तो बेसिकली इन चीज़ों को फोकस करके कंपनी चलती है। एंड प्रिवेंटिंग द असाइनिंग टू द सेम टास्क मल्टीपल एम्प्लॉयज़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि किसी भी एक काम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ को देकर वो उन सब कॉस्ट कटिंग को करती है। मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा वर्कर्स अगर लगा देगी एक ही जैसे काम करने वाले लोगों को तो कंपनी का घाटा होगा, क्योंकि वहाँ पे कंपनी को जो उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा चीज़ों का या उसके अलावा सैलरी का वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है कि कम बंदों के साथ में सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ सेम टास्क के लिए कंपनी नहीं रखती है। वर्क फ्लो ऑटोमेशन में यही होता है कि उसका जो सेलिंग है वो प्रोसेस उसका इस तरह से सेट कर दिया जाए कि सारा का सारा काम रोबोट के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू या एआई जो बात कर रहे थे इसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं उसका सेल होना लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये सारे प्रोसेस हो सके कंपनी इन चीज़ों को ध्यान में रखती है जो सीआरएम के अंतर्गत आता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे सीआरएम के। अब चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली सीआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी इसका क्या उद्देश्य है कि सीआरएम क्यों हमें यूज करना है। तो ये हेडिंग वाइज है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे समझ लें, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है कि इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंपनी सबसे पहला ध्यान रखती है कि सीआरएम के थ्रू क्या होता है
कि इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है, संतोष, वो बढ़ना चाहिए, कंपनी के साथ उसकी लॉयल्टी बढ़नी चाहिए, विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का खरीद रहे हो, आप उसको खरीदने के बाद अगर संतुष्ट नहीं होगे तो आप दूसरे से क्यों कहोगे उस प्रोडक्ट को खरीदो। अगर आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया और आपका सेल जो है वो मतलब एक्सपीरियंस ख़राब रहा, तो जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे को रिकमेंड तो बिल्कुल नहीं करोगे भाई ये प्रोडक्ट खरीदो। आप सीधे बोलोगे कि वो बिल्कुल मत खरीदना, वो बहुत ख़राब निकलता है, ऐसी चीज़ें आप नेगेटिविटी लोगों को बताओगे। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कस्टमर का एक इम्प्रूव कस्टमर जो है सेटिस्फैक्शन के लिए CRM के स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो CRM हेल्प्स इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज इट सेटिस्फाइड कस्टमर रिमेन लॉयल, कि जो उसके कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाते हैं वो हमेशा लॉयल हो जाते हैं, यानी कंपनी के प्रति जो है उनकी सोच अच्छी हो जाती है, वफादार हो जाते हैं। एंड बिजनेस एंड स्प्रेड गुड वर्क्स ऑफ माउथ, एग्जैक्टली फिर वो क्या करते हैं कि कंपनी के पक्ष में लोगों को जाके उसके विषय में अच्छी बातें बताते हैं, जिससे माउथ पब्लिसिटी भी बढ़ती कंपनी की। तो सेल को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो कंपनी के पास है ही, बट अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया कंपनी ने तो उसकी सेल और भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये फैक्टर यहाँ पे काम करता है। और इस तरह की चीज़ों को कैसे हम लोग करते हैं या किस तरह से कंपनी करती है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दिस कैन बी अकम्प्लिश, इसे किया जा सकता कैसे, पहले सबसे किया जाता है फॉस्टरिंग कस्टमर इंगेजमेंट वाया सोशल नेटवर्किंग, कस्टमर को इंगेज रख के अपनी कंपनी के प्रति उनके रिकॉर्ड्स तैयार करके, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू कंपनी को सर्वेस दिए जाते हैं। सर्वे करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, आपके सामने कई बार ऐसा हुआ होगा कि जैसे गूगल फॉर्म्स आपके सामने आ जाता है, पूछा जाता है कि ये आपको वीडियो देखने में कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इस टाइप के ऑप्शन देते हैं, गुड, एक्सीलेंस, वेरी गुड, वेरी मच गुड, टू गुड, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो वो सर्वे के माध्यम से, उसके अलावा इंटरेक्टिव ब्लॉग्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे पेड आर्टिकल्स आपके सामने आते हैं जो आप पढ़ते हो और उसके बाद उसमें नीचे कमेंट्स दिए जाते हैं कि आपको आर्टिकल के सेंस में क्या चीज़ें अच्छी लगें, क्या नहीं अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें। और वेरियस मोबाइल प्लेटफॉर्म, तो कुछ पॉपअप के थ्रू या कुछ ऐसे मैसेजेस के थ्रू आपका जो है डेटा तैयार किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि आप उसके पॉजिटिव में कुछ मैसेज रिप्लाई करो, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा फैक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टमर मतलब CRM का मेन उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य ये है एक्सपेंड द कस्टमर बेस, एग्जैक्टली जो कस्टमर का बेस है वो तैयार करना। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि CRM नॉट ओनली द मैनेजेस द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि CRM केवल पुराने कस्टमर को मैनेज करता है, तो इसका आंसर यहाँ पर समझ लीजिए कि नहीं होता है। केवल जो पहले से कस्टमर है किसी कंपनी के, केवल उन्हीं को जो है मैनेज नहीं करता, बल्कि बट ऑल्सो क्रिएट्स नॉलेज फॉर द प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर, कि नए कस्टमर बनाने के लिए उनकी जानकारी में अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है, यानी उनको पता चलना चाहिए कि कंपनी और कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कौन से प्रोडक्ट सेल करती है। हु आर येट टू कन्वर्ट, जो कंपनी को लगता है कि इसे कन्विंस किया जा सकता है, ये मेरी चीज़ों को खरीद सकता है, उसके प्रति कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्चिंग करती है और वो बेस तैयार करती है, उस तरह से अपना एक्सपेंड करती है इस चीज़ को। इट हेल्प्स क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ ह्यूज कस्टमर बेस, इससे सहायता इस चीज़ में मिलती है कि एक बड़ी संख्या में उपभोक्ता तैयार करने में, एंड बेस दैट द फॉर्टेस्ट प्रॉफिट कंटिन्यूटी, और जो बेस तैयार होता है ये कस्टमर का, इसके माध्यम से कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता चला जाता है निरंतर तौर पे। इवन फॉर द सीजनल बिजनेस, एग्जैक्टली उन चीज़ों के अलावा भी जो सीजनल बिजनेस होते हैं, तो बेसिकली किसी कंपनी के सीजनल बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, बट जो ऑफ सीजन बिजनेस होते हैं कई बार वो लो होते हैं, लेकिन कंपनी इसके अलावा भी अगर स्ट्रैटेजी ऐसे तैयार करती है, कस्टमर बेस तैयार करती है, तो सीजनल बिजनेस से भी ज़्यादा बिजनेस कंपनी कर सकती है किसी भी फैक्टर में। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं इस रिलेटेड। नेक्स्ट वन कि इनहेंच बिजनेस सेल, यानी इसका दूसरा अगला उद्देश्य जो है वो बिजनेस सेल को और अच्छे से बढ़ाना और अच्छे स्तर पर ले जाना। अगर बिजनेस सेल नहीं होगी तो किसी भी कंपनी को जाहिर सी बात है घाटा होगा, फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो इसका एक और उद्देश्य ये होता है कि कंपनी के बिजनेस सेल को बढ़ाना, इनहेंच करना। CRM मेथड्स कैन बी यूज्ड टू क्लोज मोर डील्स, एग्जैक्टली क्या होता है कि जो डील्स होती हैं उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। एंड इंक्रीज सेल्स, बेसिकली सेल्स को बढ़ाने के लिए। इम्प्रूव फॉरकास्ट एक्यूरेसी,
कि ये ध्यान में लेने के लिए कि भविष्य में हमारे और प्रोडक्ट कितने बिक सकते हैं, क्या उनकी डिमांड चल रही है मार्केट में, किस तरह से बनने चाहिए। अब जैसे कंपनी अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके कंपनी के अगर 1 लाख प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए, 1 लाख के 1 लाख पूरे बिक गए, तो कंपनी को ये पता चल गया ना कि कंपनी आगे अगर कोई इसके 5 लाख एडवांस में बना लेगी प्रोडक्ट तो मे भी किसके बिक सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि 2 लाख बनाया और उसने 2 लाख रिजर्व में बना कर रख लिए। 2 लाख को जब मार्केट में उतारा प्रोडक्ट को, जैसे ये बिके तो कंपनी के पास सरप्लस में कुछ प्रोडक्ट पहले से है और वो कंपनी ने तुरंत उसके पीछे पीछे उसको भी उतार दिया और वो चीज़ें भी बिक गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कंपनी अपने आप को इनहेंस बिजनेस सेल के लिए ये प्रोसेस को यूज़ करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि CRM हेल्प्स टू क्रिएट न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड दस द हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बिजनेस रेवेन्यू, कि CRM मदद करता है इस बात में क्रिएट न्यू सेल्स, नई बिक्री के लिए और उसके मौक़ों के लिए। इस प्रकार से कंपनी को सहायता होती है अपने बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, यानी कंपनी का जो सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए। फिर अगला फैक्टर इसमें काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जो उद्देश्य है CRM का, वो है इम्प्रूव वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, कि जो कंपनी में लोग वर्क कर रहे हैं उनसे कितना काम लिया जा सके और किस तरह से जो है सेल्स बढ़ाई जा सके, इन सब चीज़ों को। तो बेसिकली क्या होता है कि CRM सिस्टम कैन क्रिएट द ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स ऑफ वर्किंग फॉर सेल्स एंड सेल्स मैनेजमेंट स्टाफ एज अ बिजनेस। एग्जैक्टली CRM में इन चीज़ों को तैयार किया जाता है कि जो कंपनी के पास में वर्कर्स हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल के हों, जिससे बिजनेस बढ़ाने में मदद मिल सके और वो अपने अपने किसी न किसी स्किल में पूरी तरह से डेवलप्ड हों। एंड द सेल्स स्टाफ, जो सेल्स स्टाफ होगा, कैन व्यू द कस्टमर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली जो सेल्स स्टाफ होता है, यानी कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कंपनी के सेल्स बढ़ाने के लिए, वो कंपनी के कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कस्टमर के, एंड फॉलो अप द वाया मेल और सोशल मीडिया, और कंपनी के बिहाफ में यानी कंपनी की तरफ से कस्टमर के साथ में इंगेज रहते हैं, या तो किसी ईमेल के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप नोटिस कीजिए कि कभी आप कोई जब प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उसके रिलेटेड आपको कई बार मेल आना शुरू हो जाते हैं, मैसेज आना शुरू हो जाता है, अलग अलग तरह से आपके पास ऐड आना शुरू होते हैं। तो ये सेल्स टीम ही आपके पास में ये सारे चीज़ों को भेज रही होती है, जिससे उसका वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसको इम्प्रूव कर सके। और ये सारा का सारा हिस्सा कहाँ है, CRM के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये मैनेज करने के बाद में सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें वो आपको देखती है कि सेल्स पर्सन के परफॉर्मेंस वो अपने आप को इम्प्रूव भी करता है इन चीज़ों को, सेल को नोटिस करके। द सेल्स पर्सन, अब वो जो सेल्स पर्सन होता है, कैन एड्रेस द कस्टमर इंक्वायरीज स्पीडली एंड रिजॉल्व दियर प्रॉब्लम्स। तो कस्टमर की जो भी इंक्वायरी होगी, जो सेल्स पर्सन टीम होगी, वो एग्जैक्टली आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगी कि आप हमारे प्रोडक्ट को ऐसे खरीद सकते हैं, अगर EMI का ऑफ़र है तो वो भी ऑफ़र कर देते हैं कि ऐसे भी खरीद सकते हैं, इतना आपको छूट मिल सकता है, मतलब तरह तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो ये सेल्स टीम की तरफ से होता है जो वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो CRM के अंतर्गत ये भी फैक्टर आता है। तो ये था मुख्य उद्देश्य आज के एपिसोड में, सिर्फ इतना ही। इन चीज़ों को आई होप कि आपके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल होने वाला CRM सेक्शन, जो आपके DFC CIL एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी के अंतर्गत जो चीज़ें होंगी उनको केवल टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड वी विल मीट द नेक्स्ट एपिसोड।